कैसे रॉ एजेंट ने चीन के न्यूक्लियर सीक्रेट चुराए। 1964 का साल था। चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट किया, एक डेजर्ट में लोप नूर। एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिका हिला, रूस हिला, लेकिन सबसे ज्यादा हिला भारत, क्योंकि यह बम सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, यह एक मैसेज था सीधा भारत को, हम तैयार हैं, क्या तुम हो। उसी वक्त दिल्ली में एक बैठक होती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ऐलान नहीं, सिर्फ कुछ लोग एक कमरे में, दरवाजा बंद, और एक सवाल जो पूरा देश पूछ रहा था लेकिन कोई जवाब नहीं दे सकता था। चीन के पास कितने बम हैं? अगला टेस्ट कब होगा? और क्या वो हम पर यूज कर सकते हैं? सर, हमें नहीं पता। शास्त्री जी, तो पता करो। यहां से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो 50 साल तक सीक्रेट रही, एक ऐसी ऑपरेशन जिसके बारे में ऑफिशियली आज भी कुछ नहीं बोला जाता, और एक ऐसी गलती जो भारत को आज भी हॉन्ट करती है। उसका नाम था रामेश्वर नाथ काओ। लोग प्यार से उसे राम्स जी बुलाते थे। ये आदमी बाद में रॉ का पहला चीफ बना, लेकिन 1965 में वो सिर्फ एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था। एक ऐसा ऑफिसर जिसके दिमाग में एक प्लान था, एक ऐसा प्लान जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। काओ, चीन को मॉनिटर करना है, उनके न्यूक्लियर टेस्ट्स को ट्रैक करना है, हर वाइब्रेशन, हर रेडिएशन, सब कुछ। ऑफिसर, सर, लेकिन चीन की बॉर्डर तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, वो हमें अंदर नहीं आने देंगे। काओ, अंदर जाने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ऊपर जाना है। ऑफिसर, नंदा देवी। काओ, वहां से चीन के न्यूक्लियर टेस्ट साइट तक सीधी लाइन ऑफ साइट है। अगर हम वहां एक लिसनिंग डिवाइस लगा दें तो चीन का हर टेस्ट, हर मिसाइल लॉन्च, सब कुछ हम सुन सकते हैं बिना उनके टेरिटरी में घुसे। ऑफिसर, सर, वो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। काओ, हाँ, इसलिए तो चीन को कभी शक नहीं होगा। अमेरिका को भी यह प्लान पसंद आया। चिया ने हाथ मिलाया और एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च हुआ जिसका नाम किसी फाइल में नहीं था। टीम में थे इंडिया के बेस्ट माउंटेनियर M.S. कोहली, कुछ सिया ऑपरेटिव्स जो माउंटेनियर्स के भेस में थे, और इंडिया की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान। और एक चीज और थी इस टीम के पास, एक डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस जो खुद न्यूक्लियर पावर्ड था, जिसका नाम था गुरु रिनपोचे। ये डिवाइस नंदा देवी की चोटी पर लगानी थी, जहां से वो चीन के हर न्यूक्लियर टेस्ट की सिस्मिक वेव्स, रेडिएशन, हीट सिग्नेचर्स, सब कुछ रिकॉर्ड करता, ऑटोमेटिकली, कंटिन्यूअसली, बिना किसी इंसान के। लेकिन एक बात थी, अगर ये डिवाइस कभी गिरी, कभी डैमेज हुई, तो इसके अंदर जो प्लूटोनियम था वो पूरे हिमालयन रिवर्स को कंटैमिनेट कर सकता था। गंगा, यमुना, सब। कोहली, याद रखो, ये मिशन एग्जिस्ट नहीं करता, हम यहां नहीं हैं, और अगर कुछ भी हुआ तो इंडिया और अमेरिका दोनों मना कर देंगे। एजेंट, सर, और अगर ये डिवाइस गिर गई? कोहली, वो ऑप्शन नहीं है। अक्टूबर 1965, टीम नंदा देवी पर चढ़ रही थी। हर कदम मुश्किल, हर सांस तकलीफ, -40 डिग्री टेम्परेचर, आंखें बंद हों तो भी अंधेरा, लेकिन टीम आगे बढ़ती रही। कैंप ई, कैंप ई, कैंप ई, और फिर कैंप IV। 25,000 फीट, डिवाइस रेडी थी, मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट था, सिर्फ एक आखिरी पुश बाकी थी। एजेंट, सर, हम कर लेंगे, कल सुबह फाइनल पुश करेंगे। कोहली, कल सुबह? हाँ, लेकिन रात को आसमान बदल गया। एक ऐसा ब्लिजर्ड आया जो किसी ने नहीं देखा था। इतनी तेज हवा, इतनी बर्फ, टीम को वापस जाना पड़ा, और डिवाइस को उन्होंने एक क्रेविस में छोड़ दिया, ये सोचकर कि कल वापस आ जाएंगे। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। जब अगली साल टीम वापस गई, डिवाइस वहां नहीं थी। एक न्यूक्लियर पावर्ड डिवाइस हिमालय की बर्फ में कहीं आज तक नहीं मिली। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रॉ ने हार नहीं मानी, क्योंकि असली मिशन अभी बाकी था। चीन के न्यूक्लियर सीक्रेट्स अभी भी सेफ थे, और रॉ को वो सीक्रेट्स चाहिए थे, किसी भी कीमत पर। डिवाइस खो गई थी, लेकिन चीन के न्यूक्लियर टेस्ट्स रुक नहीं रहे थे। एक के बाद एक चीन बम टेस्ट करता रहा, और भारत के पास कोई जवाब नहीं था। काओ, डिवाइस गई, ठीक है, लेकिन मिशन नहीं गया, हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ऑफिसर, सर, कोई दूसरा रास्ता है? काओ, हमेशा होता है। एक नई टीम तैयार की गई। इस बार प्लान और बड़ा था, सिर्फ एक डिवाइस नहीं, 2 डिवाइस, एक नंदा देवी पर, एक नंदा कोट पर। पूरे चीन न्यूक्लियर कॉरिडोर को कवर हो जाता। टीम चढ़ी, बार बार, बिना रुके, और इस बार दोनों डिवाइस सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो गईं। सिग्नल्स आने लगे।
चीन के न्यूक्लियर टेस्ट साइट से वाइब्रेशंस, रेडिएशन लेवल्स, हीट सिग्नेचर्स, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। रॉ को पहली बार चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम की रियल इंफॉर्मेशन मिल रही थी। एनालिस्ट: सर, ये डेटा, ये तो सब कुछ बता रहा है। चीन का अगला टेस्ट कब होगा, कितना पावरफुल होगा? काओ, अब हम अंधेरे में नहीं हैं, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ साल बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। पाकिस्तान के साथ टेंशन बढ़ रही थी और चीन पाकिस्तान का दोस्त था। रॉ को पता चला चीन पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था। काओ, अगर चीन ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर सीक्रेट्स दिए तो भारत दो तरफ से न्यूक्लियर थ्रेट में आ जाएगा। ऑफिसर: सर, हम रोकेंगे कैसे? काओ, एक आदमी है जो ये काम कर सकता है, लेकिन ये मिशन पहले वाले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो आदमी कौन था? उसने क्या किया? एक आदमी था जिसका नाम किसी फाइल में नहीं था, जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। वो रॉ का सबसे खतरनाक एजेंट था और उसे एक काम दिया गया था, चीन और पाकिस्तान के बीच जो न्यूक्लियर डील हो रही थी उसे रोकना, किसी भी कीमत पर। रॉ को पता चला था कि चीन एक साइंटिस्ट को पाकिस्तान भेजने वाला है। वो साइंटिस्ट पाकिस्तान को यूरेनियम एनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी देने वाला था। अगर वो पाकिस्तान पहुंच गया तो भारत दो तरफ से न्यूक्लियर थ्रेट में आ जाता, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान। काओ, तुम्हारा काम सिर्फ एक है, वो साइंटिस्ट पाकिस्तान नहीं पहुंचना चाहिए, और ये काम ऑफिशियली नहीं होगा। एजेंट: समझ गया सर, कोई सबूत नहीं, कोई नाम नहीं। काओ: बिल्कुल, और अगर पकड़े गए? एजेंट: तो मैं रॉ एजेंट नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं। एजेंट चीन पहुंचा, एक फेक आइडेंटिटी के साथ, एक अलग नाम, अलग पासपोर्ट, अलग जिंदगी। महीनों तक वो चीन में रहा, लोगों से मिला, ट्रस्ट बनाया, और धीरे धीरे वो उस साइंटिस्ट के करीब पहुंचा। साइंटिस्ट को नहीं पता था कि जो आदमी उसके सामने बैठा है वो भारत का स्पाई है, और वो हर बात, हर सीक्रेट दिल्ली तक पहुंचा रहा है। रॉ के पास अब सब कुछ था, चीन का न्यूक्लियर टाइमलाइन, पाकिस्तान को क्या दिया जाने वाला था, कब, कैसे, कहां। काओ, ये इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ बदल देगी, और बदला। इंडिया ने ये इंटेलिजेंस अमेरिका को शेयर की। इंटरनेशनल प्रेशर ना, वो डील रुक गई। पाकिस्तान को वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं मिली। भारत सेफ रहा, और वो एजेंट, वो आज भी किसी को नहीं पता। कोई अवार्ड नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं, सिर्फ एक काम जो उसने देश के लिए किया, चुपके से, बिना किसी को बताए। यही होती है असली देशभक्ति। कोई कैमरा नहीं, कोई तालियां नहीं, सिर्फ देश। तो ये थी कहानी उन लोगों की जो हम नहीं जानते, उन लोगों की जो चाहते भी नहीं कि हम जाने, उन लोगों की जो आज भी अंधेरों में काम कर रहे हैं हमारे लिए। अब एक काम करो, अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी कहानियां सुननी चाहिए, तो नीचे कमेंट में लिखो जय हिंद। बस इतना, दो शब्द जो उन एजेंट्स के लिए हैं जिनके नाम हम कभी नहीं जानेंगे। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और कहानियां आती रहें, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक है, और भी सीक्रेट है, और आज तक किसी ने नहीं बताई। जय हिंद।